गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम आर्म फोर्सेस पर्सनल वेलफेयर के 7वीं कड़ी या 7th एपिसोड में जा रहे हैं और इस 7th एपिसोड में हम बातचीत करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ के साथ। फर्स्ट लेट मी वेलकम जनरल विनोद वशिष्ठ। विनोद, मॉर्निंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। सर, आपको प्रणाम। सभी श्रोताओं को, देखने वालों को भी हार्दिक प्रणाम और अभिनंदन। एंड आपका सर हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। मैं सबको बताना चाहता हूं, आज हम बात करेंगे एक डिफेंस ऑफिसर, जवान या वीर नारी, राइट, या उनका डिपेंडेंट्स को बैंक किस तरीके से मदद कर सकता है, चाहे वो सेवा में हो या रिटायरमेंट के बाद, खास करके रिटायरमेंट के बाद। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जनरल विनोद वशिष्ठ जो है वो एसबीआई के डिफेंस एडवाइजर हैं। एसबीआई बैंकिंग के नेशनल लेवल पे डिफेंस एडवाइजर हैं, जो एसबीआई को एडवाइस करता है किस तरीके से डिफेंस पर्सनल और डिफेंस बैंकिंग के बारे में दे शुड हेल्प अस आउट। और इसीलिए इनको मैंने आज बुलाया है कि वो अपना ज्ञान हमारे साथ बांटें और हमें बताएं कि हाउ कैन एसबीआई और एनी अदर बैंक हेल्प अस। ये जरूरी है एसबीआई ही, और कोई भी बैंक भी हमें मदद कर सकता है, और किन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए फॉर और वेलफेयर, राइट। फॉर विद दिस, विनोद वशिष्ठ, ओवर टू यू, ऑल योर्स। थैंक यू वंस अगेन सर। एक बार फिर से सभी श्रोताओं और देखने वालों को हार्दिक अभिनंदन और मेरा सादर प्रणाम। मैं 23 सितंबर 2018 से स्टेट बैंक के साथ एज डिफेंस एडवाइज़र कार्यरत हूँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, हमारी वीर नारी, हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, उनके अंदर जो भी कोई समस्याएं आती हैं या को प्रावधान को लेकर के कोई क्वेरीज आती हैं, उनका निवारण होता है, उसका जो एक्सपीरियंस है वही मेरा ज्ञान है जो मैं आपके साथ अर्जित करना चाहता हूँ। कोई बैंकिंग का ज्ञान ऐसे जैसे एक सैनिक को जितना होना चाहिए उससे शायद कम होगा, लेकिन किसी शंका और किसी प्रावधान को ना मिलने की क्वेरी का ज्ञान आपके साथ जो बताऊंगा उसमें कोई मिथ्या नहीं होगी। और जनरली जो हम बात करेंगे, जैसे जनरल शंकर ने कहा, ये किसी भी बैंक के लिए लागू होगा, लेकिन क्योंकि मैं एसबीआई में काम करता हूं तो छोटा सा एक एसबीआई का पर्सपेक्टिव, उसका एक बैक संदर्भ जो है, जो बैकड्रॉप है, वो थोड़ा सा एसबीआई का रहेगा। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए लागू है, और एक्स्ट्रापोलेशन में हमारे जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, सर्विंग जवान हैं, उनके लिए भी उतना ही लागू है, क्योंकि उनके घर के लोग, उनके माता पिता, उनके गांव में, उनके शहर में कई लोग हैं जो उनसे जुड़े होंगे। तो स्वयं के लिए और लोगों के लिए भी इस ज्ञान को मैं चाहूँगा कि जितने ज़्यादा लोगों तक अर्जित कर सकें, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। तो 4 भागों में छोटी छोटी बातें करेंगे। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके साथ लगभग हमारे 84% के करीब, 85% के करीब सेना के जवान जुड़े हैं और 90% से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन जुड़े हैं अभी, पर्टिकुलरली स्पर्श के इंट्रोडक्शन के बाद। तो थोड़ा सा एक ज्ञान आवश्यक है। तो ओवरव्यू ऑफ एसबीआई, और जो हमारा बेसिक फैसिलिटी होता है उसको हम डिफेंस सैलरी पैकेज कहते हैं। डिफेंस सैलरी पैकेज आप सब जानते होंगे, लेकिन मैंने देखा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि लोग नहीं भी जानते, तो उसका थोड़ा सा व्याख्यान करेंगे। और ये जो पैकेज है हर बैंक में किसी ना किसी फॉर्म में होता है, 11-12 बैंक के अंदर है जो बड़े बड़े बैंक हैं। अपना एसबीआई के बारे में मैं जानकारी दूंगा,
और जहां पर भी आप जुड़े हैं उस जानकारी को उस बैंक के साथ लिंक करें और उसमें ध्यान देने वाली क्या बातें हैं उनको मैं थोड़ा सा उजागर करूंगा। और फिर तीसरे छोटे से भाग में एक बताएंगे कि जो मेरे को रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, वृद्ध लोग, विडोज, डॉटर्स, डिपेंडेंट्स, उनके लिए क्या समस्याएं आती हैं और असिस्टेंस फ्रॉम एनी बैंक या एसबीआई से किस प्रकार जो है वो हम दे सकते हैं। ये थोड़ा सा संदर्भ रहेगा। तो मैं आरंभ करता हूं थोड़ा सा व्यू फॉयल के साथ में। और जैसे आप देख रहे हैं मैं डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और पहले एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हम सब जानते हैं कि हम एसबीआई से इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि देश में ये पूरा व्यापक है और हम सब समझते हैं कि हम सेफ रहेंगे, इसके साथ बैंक के साथ जुड़ेंगे तो हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसको थोड़ा सा क्वांटिफाई करेंगे और उसमें एक दो लेसन्स हैं जो मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। हम सब सैनिक लोग हैं, अपनी रेजिमेंट, अपनी यूनिट, अपनी बटालियन, इसके लिए हम उसके स्वाभिमान में हमारे जो नाम नमक निशान वाला जो स्वाभिमान होता है उसके लिए हम सब मरते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी भारतवर्ष में 217 साल पुराना है। 1806 में इसकी शुरुआत हुई, पहले कलकत्ता से, फिर मद्रास जो भी चेन्नई है वहाँ से, फिर बॉम्बे से, और इस तरह से 1955 में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में आया। नाउ इस साइड पे कुछ छोटी छोटी बातें लिखी हैं, वो इस प्रकार हैं, उनमें मैं सब नहीं बताऊंगा, छोटी सी बात करूंगा कि इस बैंक की थोड़ी सी परिभाषा। हमारे देश के अंदर लगभग 26 करोड़ परिवार हैं और बैंक में 48 करोड़ अकाउंट हैं। दैट मीन्स हर परिवार से लगभग 1.5 अकाउंट जो हैं एवरेज हमारे साथ एसबीआई से जुड़े रहते हैं। इससे इस बैंक पर प्रेशर पड़ता है और इसी तरह से 23,000 ब्रांचेस पूरे देश में हैं और हर रोज लगभग 15 करोड़ 14.7 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस जो हैं हर रोज होती हैं और 72 लाख करोड़ के करीब पिछले जून के अंदर इसकी टोटल वैल्यू थी, जो कि आप समझ सकते हैं कि इस बैंक के साथ कुछ होगा तो हमारे देश के साथ ही कुछ होगा। तो ये तो थी प्रोटेक्शन की बात। एक दो चीज़ें जो उसका आप उपयोग कर सकते हो वो ये हैं कि जो सबसे टॉप पे आप दिख रहे हैं, जो आम तौर पर मैंने देखा है कि इसका ज्ञान थोड़ा कम होता है। अगर बैंक हमसे दूर हो तो एक सुविधा होती है, उसको ग्राहक सुविधा केंद्र कहते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट। ये मैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो कॉल आती हैं तो उनको एडवाइस करता हूँ कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ग्राहक सुविधा केंद्र जो एसबीआई का एक्सटेंशन होता है, अगर आपके आसपास कहीं है तो अपना कोई रिक्वायरमेंट, अपना कोई प्रोजेक्ट, पैसे निकालने हो, बायोमेट्रिक से निकल जाते हैं, एफडी बनानी है, फंड डालना है, कुछ भी करना है तो आप वहां से कर सकते हैं। एसबीआई का उसमें लोगो लगा होता है, एक व्यक्ति नीचे होता है, एसबीआई उसको पे करता है। आपने किसी को भी ये काम करने के लिए पैसा नहीं देना है। अगर कोई मांगता है हमें बताएं, डेफिनेटली स्टेट बैंक में उसको नौकरी से निकाल देता है, ये नहीं करना है। बाकी दो चार चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो इस प्रकार है कि क्योंकि इसके अंदर अकाउंट इतने ज़्यादा हैं और रोज इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हमारे को ब्रांच में जाने से जो दुविधा होती है उसको नहीं करना है। थोड़ा सा अपने आप को टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आज एसबीआई के अंदर डेफिनेटली किसी भी और बैंक से बहुत आगे है, बहुत आगे है पिछले 8-10 साल में। अभी जो टेक्नोलॉजी ऑफ एसबीआई इज फार अहेड ऑफ एनी बैंक इन द कंट्री, एनी बैंक। सो उसको थोड़ा समझना है और घर बैठे अपना, जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, पिछले 6 साल से मैं तो एसबीआई के ब्रांच में कभी गया नहीं हूँ और यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूँगा। एक छोटी सी, मेरे मोबाइल में सिर्फ एक ऐप रहती है, उसको योनो कहते हैं, यू ओनली नीड वन। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ऐप किसी और बैंक में नहीं है, पूरे विश्व में भी बहुत कम, अमेरिका में भी बहुत कम है, लेकिन
इसको ये हैकर्स प्रूफ ऐप है। अगर आप इसको एक बार उपयोग करना सीख लेंगे तो बैंक में आपको ज़रूरत नहीं है। और हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं कि एक रेडी से सब्जी खरीदने से कार इनकम टैक्स देना, पिक्चर देखना, सामान खरीदना, म्यूचुअल फंड अप्लाई करना, लोन लेना, ये सब काम आप इस ऐप से कर सकते हैं। और ये इतना फूल प्रूफ और सेफ है कि आज तक ये कभी पेनिट्रेट नहीं हो पाया। और एसबीआई जो है हर साल हैकर्स को बुलाते हैं कि इसको पेनिट्रेट किया जाए, अभी तक हो नहीं पाया। तो ये 2-3 बातें आप याद रखें, कस्टमर सर्विस पॉइंट का उपयोग करें और ये जो थोड़ा टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा ज्ञान करें। ज़्यादा इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। आप सिर्फ इस ऐप को आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार कोई एक बार रजिस्टर कर देंगे, फिर सिर्फ आपने खोलना है और रोज आपको पता चल जाएगा कुछ हुआ गया आया। कोई भी जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, टैक्स देना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो आप इससे कर सकते हैं। So this is about the overall preview. Now I come to the next point, which is defense salary package. हर बैंक में है। इसके अंदर 13-14 पहलू होते हैं जो ये तस्वीर से आप देख रहे हैं। जो प्रावधानों के एक समरी अगर बनाए हेडिंग की तो वो लगभग 13-14 फीचर्स बनते हैं। इनका ज्ञान एक एक का मैं नहीं बताऊंगा, पर थोड़ी सी मोटी मोटी बातों की जानकारी दूंगा। बाकी जो है मैंने कोई कोशिश करी है कि हमारा जो नेटवर्क ऑफ एडवाइजर्स है 3 लाख कॉपीज तो मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। किसको? हमारे जवानों को, सोल्जर बोर्ड को, हमारे सारे स्टेशन हेडक्वार्टर्स में जितने वेटरन सेल हैं, वेटरन्स डायरेक्टरेट, फॉर्मेशंस, प्रोग्राम्स में, एक्स सर्विसमैन रैलीज में, ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जहाँ पर भी हो आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ पे मेरा नंबर जो रहेगा मैं भी शेयर कर दूंगा। इसकी मोटी मोटी बातों की हम जानकारी करेंगे। और जो मैं कह रहा हूं वो लगभग ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सिर्फ सेना के लिए नहीं है। ये नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इन सब के लिए लागू है। यानी कि थोड़ा थोड़ा तब्दील होता है, लेकिन ज्यादातर जो प्रावधान है मैं बताऊंगा ये इन सब के लिए लागू है। और बहुत सारे बैंकों में लागू है। सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने के लिए एक लेंस लगा के पढ़ें। लेंस लगा के पढ़ने का अर्थ ये होता है कि थोड़ा समझें कि किस फॉर्म में लिखा है, और नीचे जो छोटा सा लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको जरूर समझें। यही मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा जो मैं रोजमर्रा देखता हूं। तो आपके साथी जो इसके अंदर भी हों, सेना में ही ना हो, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, नेवी, कोस्ट गार्ड, कहीं पे भी हों, उनको भी ये बात उतनी ही लागू है। और हमारे तक पहुंचने के लिए और किसी क्लैरिफिकेशन के लिए जो नंबर मैं उसमें बताऊंगा वो आप बेझिझक कभी भी, दिन रात, शनिवार इतवार, जब आपको समय लगे आप मैसेज करें या कॉल करें। मदद करना हमारा सौभाग्य होगा। अभी आते हैं पैकेजेस, जो हमारे सैलरी पैकेज हैं, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये मेरे को थोड़ा सा इस बात में कहने में ये फख्र है कि आज के दिन में जिस फॉर्म में ये पैकेज बनाया, ये हमने बनवाया था 4-4.5 साल पहले, कि सैनिकों को और उनकी फैमिलीज को आप बिना किसी हिडन एजेंडा के लिख करके बताएं कि आपको क्या क्या प्रावधान लागू है। ये जो पेज है, ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये सैलरी पैकेज, इसमें लोगो लगा है, ऊपर लिखा है सैल्यूटिंग द हीरोज ऑफ फॉर देयर वेलर। आप इसका मतलब आप समझते हैं। ये जो पैकेज है ये सर्विंग सोल्जर्स के लिए है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी लागू है। तो इसके अंदर समझना ये है, सर्विंग सोल्जर्स के प्रोविजन थोड़े अलग हैं और एक्स सर्विसमैन के थोड़े कम हैं। और कम नेचुरली आप समझते हैं, आप एक्टिव सर्विस में नहीं हैं, सैलरी आधी हो जाती है, और थोड़े से प्रावधान जो हैं वो थोड़े कम हैं। कम क्या है? जैसे डिसेबिलिटी क्लेम एक सोल्जर को मिलता है अगर उसकी एक्सीडेंट से, माइनफील्ड कैजुअलिटी हो गया, एम्प्टी एक्सीडेंट हो गया, गोली लग गई, ग्रेनेड उड़ गया, रॉकेट लॉन्चर फायरिंग हुआ तो हियरिंग लॉस हो गया, ये सर्विंग सोल्जर्स को मिलते हैं। डिसेबिलिटी सोल्जर्स के लिए जो डिसेबिलिटी है वो एक्स सर्विसमैन को नेचुरली नहीं मिलती है। और जो पैकेज में जो इंश्योरेंस का अमाउंट है एक्सीडेंट का, वो सर्विंग सोल्जर्स के लिए 50 लाख है। अगर काउंटर इंसर्जेंसी में डेथ हो, ये भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपके घर में अगर किसी के साथ किसी भी टेररिस्ट और एनिमी एक्शन में डेथ हो तो प्रावधान जो है वो 10 लाख एक्स्ट्रा, लोन की माफ़ी,
और डेबिट कार्ड इत्यादि इत्यादि इंश्योरेंस बना करके मैंने 79 लैक्स भी लोगों को डिस्बर्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर आपके नॉलेज में किसी के साथ ऐसा हो तो हमसे चेक करें, हम गाइड करेंगे। ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। इसमें मोटी मोटी बातें ध्यान देने वाली कि जो एक्स सर्विसमैन है 30 लाख की इंश्योरेंस, और एसबीआई इज द ओनली बैंक जिसमें आपकी उम्र 105 साल भी हो, भगवान करे आप सब उस उम्र तक जिए, और बाथरूम में गिरते हुए आपका गिरने की वजह से डेथ हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रोक और हार्ट अटैक, गिरने की वजह से, तब भी ये लागू है। इसमें एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं। ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो हमने 2 साल पहले अभी शुरू किया है कि एक्स सर्विसमैन कुछ भी अगर किसी भी कारण से कुछ हो जाता है तो एक्सीडेंट के कारण, तो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, 30 लाख का मुआवजा होता है। दूसरी चीज बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं, जिसका ज्ञान बहुत कम है, सर्विंग में भी कम है, एक्स सर्विसमैन है तो बिल्कुल ही नहीं। हमको ये इंश्योरेंस तो जरूर मिलती है, लेकिन ज्यादातर सैनिक जो है वो 38-40 साल की उम्र में घर चले जाते हैं, 45 साल में, बच्चे छोटे छोटे होते हैं। तो अगर एक्स सर्विसमैन की कैजुअलिटी यानी कि डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, और उनकी अगर कोई बेटी है जिसकी डेट ऑफ एक्सीडेंट के ऊपर 18 से 24 साल की उम्र हो, तो उनको 8-10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं विवाह के लिए और कॉलेज एजुकेशन के लिए। और इसी तरह से बेटा है तो सिर्फ कॉलेज एजुकेशन के लिए कोई 5-7 लाख रुपए मिलते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट इसमें लिखा है। तो ये जो एक प्रावधान है इसका कोई भी प्रयोग नहीं करता है, इसका उपयोग कोई नहीं करता है क्योंकि ज्ञान नहीं रहता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको, पेंशनर्स खास तौर पर ध्यान रखें कि आपकी पेंशन के इमीडिएटली बाद आपके बच्चे इस उम्र में आते हैं। तीसरी चीज, इसके अंदर एक डेबिट कार्ड के ऊपर, पहली बात, आप सब जो हैं एक्स सर्विसमैन आज के दिनों में थोड़े पुराने सर्विस में आए हुए हैं, तो हमारी जो कैटेगराइजेशन होती थी सोल्जर्स की उस समय, वो जो है एक सिल्वर कैटेगरी होती थी, सिल्वर चांदी वाली कैटेगरी, जिसके अंदर प्रावधान बहुत ही कम थे। और आज जो है रिक्रूट से लेके ऑनरी कैप्टन तक जो सारा जो डेबिट कार्ड की कैटेगरी है उसको गोल्ड बोलते हैं, अपग्रेडेड हुआ है 3 साल पहले। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे थ्रू ही हुआ था ये। सो ये अपग्रेडेशन हुआ गोल्ड कार्ड का। इसमें 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। आपकी वाइफ को, स्पाउस को फ्री कार्ड ऑथराइज है, उनको भी 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। इनको भी कोई प्रयोग नहीं करता, कार्ड को अपग्रेड नहीं करता, आपने कर लेना है। और सबसे बड़ी बात, बड़ा दुख होता है हमें जबकि कोई किसी की डेथ हो जाती है और हम उन्हें क्लेम नहीं दिला पाते। वो क्यों नहीं दिला पाते? क्योंकि ये जो अकाउंट है, ये जब तक आपका अकाउंट डीएसपी में कैटेगराइज्ड नहीं होगा और पेंशनर्स के लिए डीएसपी पेंशन में कैटेगराइज नहीं होगा, तो जो सारे प्रावधान हैं ना वो लागू होंगे और ना ये इंश्योरेंस मिलती है। तो ये बहुत दुख होता है। जब मैंने आमतौर पर एक्स सर्विसमैन को ये भी देखा है कि जब सर्विस में थे तो सैलरी कहीं और आती थी, पेंशन में जाते हैं तो अपना अकाउंट तब्दील कर लेते हैं और फिर जो है सैलरी उस नए अकाउंट में आती रहती है लेकिन उसको डीएसपी नहीं बनाते हैं। और 30-30 लाख रुपए का मुआवजा, 3-4 केसेस पिछले 1 महीने में हुए हैं। 3 लगभग 70 एक केस ठीक थे, लेकिन 3-4 केसेस ऐसे हुए। हमें उनकी विधवाओं को, उनके बच्चों को बड़े दुख के साथ दुख होता है इसमें। तो ये आप ना करें। उसके लिए आपने क्या करना है, ब्रांच में जाना है, अपने पीपीओ की कॉपी देनी है कि मैं ये पेंशनर हूँ, ये मेरा रैंक है, मेरे अकाउंट को डीएसपी पेंशन कर दीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद एक बार ब्रांच में जाके लेटर पे अपना एक सिग्नेचर ले लो एंड अगले अपनी पासबुक से या योनो से चेक कर लीजिए मेरा अकाउंट करेक्टली कैटेगराइज है। और तीसरी चीज, अपनी फैमिली को जरूर बताएं कि ये जो सारे प्रावधान हैं वो फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है। ये सिर्फ एसबीआई में है। ये भी 2 साल पहले आरंभ किया। जो आपकी विडोज हमारी होती हैं, लगभग 5.6 लाख, 5.5 लाख से ऊपर हमारी वीर नारीज या नेक्स्ट ऑफ किन है, जो माता पिता या कभी जो यंग बच्चों की डेथ हो जाती है वैसे। तो ये जो फैमिली पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं उनको भी ये प्रावधान लागू है, लेस एक्सीडेंट इंश्योरेंस। बाकी इसके अंदर जितने लॉकर, कंसेशन, फ्री एटीएम कार्ड इत्यादि इत्यादि, वो सब उनको फ्री ऑथराइज है। ये अपनी फैमिलीज को समझाएं, ये जरूर करें। तो मोटी मोटी बातें
ये जो है इसकी डीएसपी पैकेज की मैं आपको बताना चाह रहा था। एक और चीज आपको बहुत जरूरी बताना चाह रहा हूँ, एक कैटेगरी होती है जहां भी आपका अकाउंट है, आप बैंक में जा करके उनको बोलें कि मुझे इसमें मॉड, एमओडी मॉड, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बोलते हैं, आप इसको मॉड समझें, मॉड नहीं तो इसको स्वीप समझें, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं स्वीप, मुझे अकाउंट में स्वीप फैसिलिटी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी पैसा आपके सेविंग्स बैंक में होता है वो 2.7% ब्याज पे नहीं चलता, वो 7% या 6.8% या 7.1%, जो भी उस समय एक साल की अपनी एफडी होती है, और आप सब सीनियर सिटीजन होते हो तो उसके अंदर भी सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट लेना है। और ये प्रावधान एसबीआई में सबसे बेहतर है। 25,000 से ऊपर सारे पैसे पे एक साल की अपने आप एफडी बन जाती है, और जब जरूरत हो अपने आप टूट जाती है। आपने बैंक नहीं जाना, आपने कुछ नहीं करना, घर बैठे अपने आप ये होता है। इसमें बहुत लोगों का बहुत नुकसान होता है, और सेना के अंदर तो किसी को ज्ञान नहीं था। पिछले 4 साल में अभी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी इसके बारे में, जब से हमने ये प्रिंट करके बांटने शुरू किए हैं, सो अभी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सेंटर्स के अंदर हम ये बताते हैं। आप भी करें, अपने परिवार में भी कराएं, जितने भी आपके साथी डिफेंस से जुड़े हैं उनको भी कराएं। और अगर कोई एसबीआई में सोल्जर्स में नहीं है उनको भी बताएं, उनको भी लागू होता है। उनकी थोड़ी सी प्रावधान अलग होते हैं, कितना मिनिमम बैलेंस है और कितना रखना है, सिविलियंस को भी लागू है। तो ये आप सबको बताएं, घर में क्यों ये छोड़ना है। छोटा सा एप्लीकेशन एक बार पूरी जिंदगी में देना है कि मेरे अकाउंट में मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट कर दीजिए। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको करना चाहूँगा। मान लीजिए आपने ये मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट कर दिया और ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया, और उसके अंदर पैसे पे सैलरी पेंशन आई जा रही है। बहुत लोग हैं हमारे सेना के अंदर जो पेंशनर्स हैं, अपनी पेंशन को रेगुलरली खर्च नहीं करते हैं, बचा के रखते हैं किसी दिन के लिए, वो भी जायज़ है। तो उसके अंदर अगर मॉड में, इसको अगर स्वीप के अंदर ज़्यादा पैसे हो जाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वो पैसा लूज आपके लिए है, जैसे आप एटीएम से निकालो या चेकबुक से निकालो या नेट बैंकिंग से निकालो, तो कोई अगर फ्रॉड वाला व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाए तो वो भी इसको निकाल सकता है। तो जिस दिन आपके पैसे 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएं तो एक नॉर्मल एफडी बना लो, बाकी 2-3 लाख रुपए से आप आगे चलते रहें। ज़्यादा रखने हैं ज़्यादा रखिए, मर्जी आपकी है, लेकिन अगर चपत लगे तो उसको सहन शक्ति होनी चाहिए। ये 5-6 चीज़ें सैलरी पैकेज के हर बैंक में लागू हैं, प्रावधान अलग अलग हैं, आप सिर्फ उनको ठीक से पढ़ें। और इसके अंदर जो ये नीचे आप देख रहे हैं मेरी स्लाइड के अंदर, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ एडवाइजर्स के कॉन्टैक्ट वगैरह लिखे हैं। ये भी मैं सब जगह पूरे देश में बांटता हूँ, और हम इसको थोड़ा सा इसके बारे में एक बार दोबारा फिर बात कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप एक बार इसको समझ लें तो लेफ्ट साइड में पूरे देश में आप जहां पर भी बैठे हैं, जहां आपकी यूनिट हो या आप पोस्टेड हैं, उसके आगे हम सब के, हमारे 8 जनरल साहब लोग काम करते हैं पूरे देश में, तो उनको आप जो है वो आप उपयोग इनका कर सकते हो। इनका आप कॉल करें, तो कोई भी समस्या हो बिना झिझक कॉल करें, इसको आप प्लीज उपयोग करें। और ये चीज मैं दोबारा समराइज कर रहा हूं जो सर्कल में किया है, दिस इज अबाउट एड ऑन कवर्स। एड ऑन कवर्स बोले तो अपनी बेटी और बेटियों के लिए, डेबिट कार्ड के लिए, ये आप कभी ना भूलें, कोई इसका प्रयोग नहीं करता है। मुझे सबसे पहले कोई डेथ की खबर मिलती है तो पहला प्रश्न होता है कि आपकी बच्चों की उम्र क्या है, अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो आपको क्या करना है। और जो मैंने आपको बताया है सभी सर्विसेज के लिए, सीएपीएफ के लिए लागू है। और हमारे जो कॉन्टैक्ट्स एडवाइजर्स के मैंने बताए हैं आपको, दोबारा फिर बताऊंगा, इनको आप उपयोग करें। और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी ये पूरे प्रोविजन लागू हैं, लेस एक्सीडेंट इंश्योरेंस नेचुरली। तो उसके बाद में जो है, ये सिर्फ एसबीआई में है, बाकी किसी बैंक में फैमिली पेंशनर्स के लिए ये प्रावधान नहीं। ऑलराइट, नाउ आई कम टू द थर्ड पॉइंट कि पेंशनर्स के साथ हमारा क्या दिक्कत आती है। ये थोड़ा सुनने की बात है, इसमें थोड़े 5-7 मिनट लगाएंगे। मैं जहां भी देश में प्रोग्राम करता हूं, हमारे सर्विंग सोल्जर्स को तो बिल्कुल ज्ञान नहीं कि ये स्पर्श क्या है। जब मैं उत्तर उनसे मांगता हूं जेसीओ से, और वो बहुत सिग्नल्स, ईएमए, जो ज़्यादा थोड़े से इंटेलिजेंट जेसीओ होते हैं, वो भी कहते हैं ये तो ऐप है सर, ये इस तरह से है, ऐसे है, लेकिन स्पर्श का जो है ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो वेट करते हैं कि हम कब पेंशन में जाएंगे तब देखेंगे। और पेंशनर्स को तो अब सब ज्ञान है, बिकॉज सारा अकाउंट जो है 1-2-3-4 लाख छोड़ के
बाकी लगभग 23-24 लाख अकाउंट माइग्रेट हो चुके हैं। स्पर्श का अर्थ होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रक्षा। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रक्षा यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस सिविलियंस के लिए लागू है, और ये पिछले लगभग 2 साल से 2021 से इफेक्टिव हुआ था। अभी इसका अर्थ ग्राउंड पे सिर्फ ये है कि पहले आप पेंशन जो है वो बैंक से लेते थे, आप अपनी ब्रांच में जाते थे, जो भी समस्या होती थी तो आप जो है ब्रांच में बताते थे, ब्रांच वाले अगले पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर जो एसबीआई में 17 होते थे, किसी बैंक में 2 थे, किसी में 4 थे, तो वो वाले अपने आप उसका समाधान करके आपकी पेंशन का प्रॉब्लम जो है वो समाधान हो जाता था। अभी क्या हो गया, पहले पीसीडीए, अभी पेंशन मिलेगी पीसीडीए से, तो पहले जो पीसीडीए जो इलाहाबाद में है, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, पेंशन जो है वो वहाँ से सैंक्शन होती थी, बैंक उसको डिसबर्स करते थे, यानी उसे पीएसए बोलते थे, और जो डिसबर्सिंग बैंक होते थे उन्हें पीडीए बोलते थे। अभी जो पीएसए और पीडीए का रोल दोनों का पीसीडीए इलाहाबाद से हो गया। इसका उद्देश्य ये रहा कि हम पूरा चीज़ डिजिटाइज कर देंगे, और डिजिटल इंडिया इत्यादि इत्यादि के ये ठीक मेरे विचार से ये थोड़ा सा स्टेप जो है हमारे सोल्जर्स के हित में नहीं है, क्योंकि इसकी समस्याएं जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। लेकिन फिर भी कोई ठीक है, शायद ये सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए, शायद ना भी हो, लेकिन हम आशा करते हैं कि इसके अंदर हमारा हित जो है हमेशा जो है वो सर्वोपरि रहेगा। इसमें छोटी सी बातें आप याद रखिएगा कि अगर पेंशन जो है स्पर्श से आएगी तो आप वहाँ पर ह्यूमन टच कोई नहीं है, आप एक अपनी मोबाइल नंबर और अपने आप ईमेल आईडी से पहचाने जाते हैं, और इसके अंदर ह्यूमन टच सिर्फ है टोल फ्री नंबर और जो पीसीडीए का है जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। अभी अगर हमारे 32-33 लाख पेंशनर्स हैं टोटल, और इतने ज़्यादा हमारे सेना के ही लगभग 19-20 लाख पेंशनर्स हैं, 5.6 लाख विडोज़ हैं, बेचारी वीर नारीज हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, कहाँ कहाँ वो गांव में रहते हैं, कभी तमिलनाडु के किसी मदुराई के पास किसी गांव से, गढ़चोली से, बलिया के पास, तीतावड़, सीकर, और पूरा देश में हिमाचल से गए, उनके बहुत रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं, बाड़मेर के आगे धानियों से, तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका ज्ञान आभास रहता है। लेकिन हमारे को ये करना है, हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपका करेक्ट नहीं है तो आपके पास कोई खबर नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, आप जो है वो कभी भी जो आपकी समस्या है वो आपने पीसीडीए के अपने स्पर्श के पोर्टल पर जा कर के वहाँ पर रिकॉर्ड करनी है, दर्ज करनी है। अभी ये दर्ज कैसे करें, आप किसी भी नियरेस्ट ईसीएचएस या स्टेशन हेडक्वार्टर का जो वेटरन सेल है वहाँ पर जाएं। वहाँ पर थोड़ी सी सेना ने ये जिम्मेवारी अपने आप पर ले रखी है कि हम अपने थोड़ी सी जवानों की मदद करें, या आप सोल्जर बोर्ड में जाएं, लेकिन थोड़ा सोल्जर बोर्ड्स का हमारा जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है, सही नहीं है, गलत है। या फिर आप कॉमन सर्विस सेंटर जो हमारे देश में 35-36 हज़ार हैं, जो सारे काम करते हैं, आधार कार्ड बनाना इत्यादि इत्यादि, डिजिटल काम करते हैं, आंगनवाड़ी तक जाते हैं, वहाँ पर जाएं। लेकिन वहाँ पर भी मैं पाता हूँ कि उनको थोड़ा सा सोल्जरिंग का ज्ञान नहीं है, थोड़ी सी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि आप कहीं पर भी जाएं, पैसा नहीं देना है आपने। आपको मान लीजिए अपनी कंप्लेंट किसी के थ्रू, हमारे एक्स सर्विसमैन भी ये काम कर रहे हैं, आप जो है वो अपने उन्होंने लैपटॉप खोल करके कहीं सोल्जर बोर्ड के पास या कहीं स्टेशन हेडक्वार्टर में, हर जगह वो बोलते हैं मैं आपका काम कर देता हूँ, और आपसे 100-150 रुपया लेते हैं, जो काम आप स्वयं भी कर सकते हो नेट पे। ये एक थोड़ी सी एक गलत चीज़ जो पनप रही है, ये मैं देखता हूँ, और ये पीसीडीए को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस चीज़ को कर्व किया जाए। कॉमन सर्विस सेंटर में आप जाते हैं तो आपसे वो पैसे लेते हैं, जबकि उनको पैसे लेना उनके लिए जुर्म है। मैंने रिक्वेस्ट किया उन्हें कि हर कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर लिखा जाए कि यहाँ पर सैनिकों के जो भी ये हैं ये फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन वो करने में पता नहीं कब होगा। लेकिन पीसीडीए सर को भी हमने कहा था कि आप इसका थोड़ा सुधार करें। एसबीआई में जो दूसरा मेन प्रेशर रहता है, जहां सोल्जर्स परेशान होते हैं, वो लाइफ सर्टिफिकेट का प्रेशर। यार यकीन करें कि आप एसबीआई के अंदर
पहले जैसे लाइफ सर्टिफिकेट देते थे, पूरे देश में किसी भी ब्रांच में जाएं, किसी भी ब्रांच में पूरे देश में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। एसबीआई इज द ओनली बैंक जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है कि आपका जो आप ब्रांच में पूरे देश में अपना लाइफ सर्टिफिकेट मैनुअली देते हैं, वो पीसीडीए पोर्टल के अंदर जाके आपके अकाउंट में जाता है। यानी कि आपका जस्ट आपने वहां जमा कर दिया, उसके बाद चिंता की जरूरत नहीं। ओनली एसबीआई हैज डन दिस। और क्योंकि एसबीआई के नेटवर्क में बहुत सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए पीसीडीए किसी और बैंक का अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर डेटा का वायरस और उनका कंप्रोमाइज ये भी चांसेस रहते हैं, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलता है। तो एसबीआई में ये पिछले 12-13 दिसंबर से ये आरंभ हुआ और आप बेझिझक अगली बार इसको करें। यहीं पर जो तीसरा प्रॉब्लम पेंशनर्स बहुत करते हैं कि मैं डिजिटली अपना डिजिटली जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करूं। वो आप घर से भी कर सकते हो, बायोमेट्रिक से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी बैंक से कर सकते हो, चाहे आपका बैंक एसबीआई हो या ना हो। बाकी अगर आप किसी बैंक में भी जाते हैं तो डिजिटली आप अपना जीवन प्रमाण जो है वो जमा करते हैं। जीवन प्रमाण में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप अपना डिजिटली अपना लाइफ सर्टिफिकेट भेजते हैं, वो जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जीवन प्रमाण गवर्नमेंट की साइट पे जाता है। आपको वहां से मैसेज मिलता है कि आपका सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन वहां से बाद में वो पीसीडीए जाएगा। पीसीडीए से टीसीएस कंपनी जो इस समय इसको देखती है मैनेजमेंट को, वो उसको प्रोसेस करेंगे, फिर वो आपके अकाउंट में विजिबल होगा। इसमें जनरली 3-4-5 दिन का टाइम लगता है। और इसको जो है वो आपने यकीन करना है कि अगर डिजिटली सबमिट किया है तो जब तक आप पोर्टल पे खुद नहीं देखते हो तो उसको जो है वो अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जमा ना माने, ये ध्यान रखें। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ याद रखिएगा, पहले लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर दिसंबर के अंदर जमा होते थे। अब क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पर्श में हैंडल नहीं होता है, तो आप पूरे साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना जो है पिछले साल अप्रैल में किया था, तो मेरी साइट पे आता है कि आपका नेक्स्ट लाइफ सर्टिफिकेट अप्रैल सो एंड सो डेट को ड्यू, तो ये आ जाता है उसमें। तो ऐसे आप अपने आप को ध्यान रखें और अपना लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी जमा कर सकते हैं। जो आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पेंशनर्स के साथ में, अगर आपको समस्या हो तो एक सिस्टम होता है स्पर्श सेंटर, यानी पेंशन का जो स्पर्श सिस्टम है उसके लिए कुछ सेंटर्स बने हैं। ये सेंटर्स किसके हैं? एसबीआई के 890 के करीब, अभी 455 के करीब फंक्शनल हैं। ये 900 होने जाने हैं। हमने ये कोशिश की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 स्पर्श सेंटर हो, और या फिर ये पीएनबी के कोई हैं अबाउट 150-200 के करीब, कम है, और पीसीडीए के अपने हैं 60-70 के करीब, जो जहाँ पर पहले हमारे रीजनल ऑफिस वगैरह रहते थे उनको रिकन्वर्ट किया है कि वहाँ पर आप स्पर्श सेंटर से ये सुविधा ले सकते हैं। अभी जो है हम ये कोशिश कर रहे हैं आर्मी को बता के और हेड्स को बता के कि सभी बैंकों को सेंटर खोलने चाहिए। अकाउंट लेना और उसके बाद बोलना आप अपने आप पीसीडीए से सॉर्ट आउट कर लो, ये बहुत गलत है। तो हमें सुविधा करनी है, इसीलिए एसबीआई के अंदर ये स्पर्श सेंटर खुले हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऑफिसर या एक जूनियर ऑफिसर तैनात होगा, उसके पास एक लैपटॉप होगा, वो इंटरनेट पे कनेक्टेड होगा, और वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट, अब मान लीजिए किसी को फैमिली पेंशन शुरू करनी है तो 4 डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, चेक होता है, अकाउंट नंबर होता है, लाइफ सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, वो खुद अपलोड करके आपको पीसीडीए में भेज देंगे और वहाँ से एक आईडी आ जाएगी और जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेंशन प्रोसेस में है। इसका आप पूरा उपयोग करें, स्पर्श सेंटर्स का उपयोग करें, अपने फैमिली को भी बताएं। जैसे मैंने खुद बताया हुआ है अपने परिवार में कि अगर कुछ हो जाए तो आपने यहाँ जाना है और ये स्पर्श सेंटर है, इसका आप उपयोग करें। ठीक, सो ये चीज़ें, ये 4 मेजर इश्यूज जो हैं, चाहे एसबीआई में हो चाहे किसी और में हो, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी जो मैं लास्ट चीज़ पे आता हूँ और वो है आप एसबीआई या किसी और से क्या मदद ले सकते हैं। ऐसे है, स्टेट बैंक के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल, 7 मेजर जनरल, एक एडमिरल, एक एयर मार्शल और एक फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये जो हैं
ये 12 लोग ये कार्य करते हैं पूरे देश में। मैं जैसे नेशनल लेवल पे करता हूँ, बाकी हमारे 7 मेजर जनरल लोग हैं, वो 2 या 3 स्टेट्स में कवर करते हैं, ताकि हर आदमी का जीवन सुखाला हो सके। राइट। इन एडवाइजर्स का नंबर आप जब सुविधा हो इनसे आप कांटेक्ट करें। और एसबीआई के अंदर मुझे ये फख्र है कि ये काम हमारे को जब हायर करते हैं, 5.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि रिश्ता ठीक बना रहे और प्रावधान जो है उनको थोड़ा अपग्रेड हो, और किसी भी सैनिक या भूतपूर्व सैनिक या फैमिली वेलफेयर फैमिली पेंशनर को कोई दिक्कत ना हो। तो आप किसी भी बैंक से जहाँ जुड़े हैं उनमें कुछ एडवाइजर्स होते हैं, आजकल किसी और में एक आधा कोई 2 होते हैं, वो कम होते हैं, लेकिन उनसे आप कांटेक्ट रखें और उनको अपने प्रॉब्लम बताएं। और अगर ना प्रॉब्लम सॉल्व हो तो उनको इश्यूज को रेज करें, आर्मी में बताएं, सीनियर्स को बताएं कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। तो आप एडवाइजर्स की मदद जरूर लें। नंबर मैंने डीएसपी के जो ब्रोशर्स थे उसके अंदर सारों के नीचे लिखा है, अपना तो मैं बताऊंगा। आप मान लीजिए देश में कहीं के भी रहने वाले हैं, जैसे सर तमिलनाडु में है इस समय, तमिलनाडु की पूरी स्टेट में आप कहीं भी रहते हैं, केरला में रहते हैं, आपको नहीं ज्ञान है, मैं ये नंबर देता हूं आपको, तो आप जो है मुझे कांटेक्ट करें, आई विल गाइड यू कि किससे आपने कांटेक्ट करना है। और दूसरी आप मदद लीजिएगा, ये जो स्पर्श सेंटर्स और कॉमन सर्विस सेंटर्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसका पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, और फैमिली को भी होना चाहिए, बिकॉज दिक्कत हमारे जाने के बाद में फैमिलीज को आती है, और हमारे डिसेबिलिटी कम्यूटेशन कोई भी दिक्कत हो, इनका मदद। तीसरी चीज, डीपी डिफेंस हमारा लेजर सेल है। जैसे जनरल शंकर सर हमारे जो डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी थे पहले भी, हर यूनिट जनरली अपने इलाहाबाद के अंदर एक कोई एनसीओ का ग्रुप बनाते हैं जो हमारी पेंशन्स और हमारे इश्यूज को पीसीडीए से मदद करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर हमारे 10 या 11 लोग काम करते हैं पीसीडीए में, और दे आर हेडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल, और इस समय वो कर्नल रंजन कुमार हैं। और वो जो टीम है उनके पास पीसीडीए का आपका डेटा, आपको एरियर्स मिले क्यों नहीं मिले, कम क्यों मिले, ज़्यादा क्यों मिले, आपका पेंशन माइग्रेट नहीं हुआ, आपका लॉगिन नहीं हो रहा, आईडी नहीं हो रहा, तो वो मदद करते हैं। मैं खुद उनसे हर रोज के बेसिस पे उनसे मदद लेता हूँ, और आपकी जो समस्याएं आती हैं वो उन्हीं से ठीक कराते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है ये। लेकिन दिक्कत ये है कि पीसीडीए का काम सेना कर रही है, हमारे 10-11 लोग हैं जो हमारे सैनिकों को मदद करते हैं। थोड़ी ये दुविधा है, चाहे पीसीडीए को ये बात सुन के अच्छा लगे ना लगे, बट दिस इज अ प्रॉब्लम। बाकी जो है ईमेल वगैरह से हम प्रोसेस में रहते हैं, आप नॉर्मल ईमेल कर सकते हो, जरूर आपको हमेशा जवाब आएगा कि आपकी कंप्लेंट मिल गई, प्रोसेस में है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, इनका भी मदद करें। और इसी के साथ में हमारे जो रिकॉर्ड ऑफिस हैं उनका, जैसे मान लीजिए आप आर्टिलरी से हैं तो नासिक की हेल्पलाइन, और वहाँ पर जो हमारे एनी रिकॉर्ड्स होते हैं, नॉन इफेक्टिव रिकॉर्ड जिसे बोलते हैं, उनका कॉन्टैक्ट रखें। आप राजपूत रेजिमेंट के हैं तो फतेहगढ़ से रखें, आप सिग्नल्स के हैं तो आप जबलपुर से रखें, ऑर्डिनेंस के हैं तो सिकंदराबाद से रखें, ईएमई के हैं तो भोपाल से रखें। जिस भी सेंटर से आप जुड़े हैं उनकी हेल्पलाइन ये अभी सेना ने शुरू किया हुआ है, आप इनको जरूर मदद लें। ऑफिसर्स के लिए खास तौर पे, पहले जो हमारा MP58 एक ऑफिस रहता था एजीज ब्रांच में, अभी उसे ओरोप बोलते हैं, ऑफिसर्स रिकॉर्ड ऑफिस, वेरी रिस्पॉन्सिव। उनके कॉन्टैक्ट नंबर जनरली सब जगह बटे हुए हैं, उनको आप पता करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, और या डायरेक्टर्स के थ्रू या वेटरन सेल्स के थ्रू या डायरेक्टली खुद आप मदद करें। और ये मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों का बेसिक सा एक ज्ञान आज आपको दे सकें। और जैसे अगली मैं आपको अपना ये मैं ब्रिज आपको बता रहा हूँ, जो एडवाइजर्स का जो मैंने बताया है, ये एसबीआई का है कि पूरा देश, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे ऊपर चंडीगढ़ लिखा है, चंडीगढ़ जो है वो पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, एनसीआर को छोड़ के बाकी सारा ये एरिया देखते हैं, वहाँ पे जनरल मिश्रा साहब हैं। इसी तरह से पूरा देश जो है वो कवर्ड रहता है, तो इनका उपयोग करें। इनका नंबर आप किसी भी ब्रांच से जाके पता कर सकते हो, साइट से पता कर सकते हो, किसी ब्रांच मैनेजर को आप नेचुरली, अगर छोटी जगह रहोगे तो ब्रांच मैनेजर बोले सर क्या कर रहे हो, मुझे पता नहीं क्या कौन एडवाइजर, तो फिर आप उन्हें बोले कि अपनी साइट से देखें
और अपनी साइट से देख करके हमारे बताएं। हम सबके नंबर वहां पे लिस्टेड है, गूगल पे भी हैं। ओके, ये आप ध्यान रखें। स्पर्श सेंटर का आप जरूर जरूर उपयोग करें। मैंने ये दोबारा स्लाइड सिर्फ इसलिए दिखाई है कि एक बार शायद अगला प्रोग्राम अगर और होगा फिर बताऊंगा, क्योंकि इसको हम उपयोग नहीं करते हैं। 762 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे देश में, छोटी छोटी जगह में है। इसीलिए एसबीआई में विल मेक श्योर दैट 900 के करीब हम खोलें। और ये जो सेंटर है हमने वहां खोले हैं जहां केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने हमें बताया या वेटरन सेल्स ने बताया कि यहां खोलने से मैक्सिमम लोगों का फायदा होगा, राइट। या फिर आप पीसीडीए के सेंटर्स को देखें, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर को देखें, या जिस और बैंक के स्पर्श सेंटर हैं। कोटक महिंद्रा ने अभी खोलने का बोला है, लेकिन उनके अकाउंट बड़े कम है, 100 अकाउंट भी नहीं है शायद उनके पास। तो उनसे आप चेक करें जहां भी आप जुड़े हैं, और हम कॉमन सर्विस सेंटर का थोड़ा ज्ञान लें। हम सैनिकों को ज्ञान नहीं, मुझे खुद ज्ञान नहीं था जब ये 2 साल पहले से कह ले कि ये काम करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नीचे काम करते हैं, तो इनका भी आप उपयोग करें। और वैसे भी बैंकिंग को छोड़ दीजिए, अगर आपको कोई आधार, पैन इत्यादि इत्यादि के काम है, तो जिस गांव में आप रहते हो कॉमन सर्विस सेंटर में जाइए, उनकी ये ड्यूटी है, जिम्मेवारी है कि ये बना के देंगे आप, राइट। ये ध्यान रखिएगा। एसबीआई का टोल फ्री नंबर, ये मैंने एक स्पेशली आपके लिए स्लाइड बनाई है। इधर उधर कॉल नहीं करनी, फ्रॉडस्टर्स के पास कॉल जाती है। सिर्फ ऑफिशियल साइट से कॉल करें, नहीं तो सिंपल रखें 1234 2100। और अभी पिछले हफ्ते से एसबीआई में एक सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिवली 60 इयर्स एंड अबव एज के लिए एक टोल फ्री नंबर बना है। उसका है 1800, जो मैंने राइट साइड में लिखा है 8888, ठीक है। इसको आप, ये सीनियर सिटीजन के लिए है, और ताकि उनकी जो है जीवन जो है थोड़ा सा सुखाला हो, तो आप ये वाले यूज करें नंबर। इधर उधर के नंबर नेट से देख के ना करें, वो आधे फेक होते हैं, और वो जो है वो फ्रॉड वाले लोग अपना ऐसे ही डाल देते हैं कि मैं आपके प्रॉब्लम हल करूंगा। ये वाले नंबर 8 डिजिट के इसीलिए बनाए गए हैं ताकि अभी तक इसमें फ्रॉड नहीं हुआ, जब होगा तो आगे देखेंगे। तो ये सीनियर सिटीजन का खास तौर पे याद रखें, 8888। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू फॉर टुडे। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें लिखे हैं। मैं बोलना चाहूँगा अगर कोई रिपोर्ट करें तो मेरा जो 2 नंबर हैं, एक है, पता नहीं मैं बोलूँ या ना बोलूँ, बट अगर नोट करें तो 8800747539, या व्हाट्सएप नंबर है 9013436312, 9013436312, ये व्हाट्सएप पे है। और अगर यहाँ पर आप अभी नोट नहीं कर पाते हैं तो किसी भी बैंक ब्रांच में जाएं और ये नंबर प्राप्त करें। गूगल से देखें, वहाँ पर भी मेरा नंबर आ जाता है, डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो आ जाता है। आप ये चेक करें। और आपका समय के लिए बहुत धन्यवाद। एंड शंकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर गिविंग मी दिस टाइम। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट जनरल वशिष्ठ। मेरे पास 2 छोटे सवाल है। पहले, अगर एक जवान ने अगर कोई क्लेम उठाना है या कुछ है जो बात कर सकता है, वो क्लेम कहाँ डाल सकता है? अपना बैंक मैनेजर के पास, या कोई नियुक्त किया हुआ ऑफिस में, या कहाँ वो अपना क्लेम उठा सकता है? यस सर, ऐसे है कि पूरे देश में जहां पर ये मैंने आपको ये ब्रोशर बताया है डीएसओपी का, डीएसपी का, इसका एक 1 पेजर बनाया है। 1 पेजर जो है उसमें लिखा है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोसीजर, वो आधे पेज में है। और वो मैंने अगेन सब जगह बांटा हुआ है। अगर आपको ज्ञान वो नहीं है तो आपने सिर्फ ब्रांच में जाना है और आपने बोलना है मेरे पिताजी हैं, मैं एक्स सर्विसमैन के लिए बोलूं तो जनरली उनका बेटा बेटी या वाइफ तो जनरली नहीं जाती हैं, बेटा या बेटी को जाते हैं कि मेरे फादर एक्स सर्विसमैन थे और उनका ऐसे रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, उनको ये 30 लाख का मुआवजा लागू है और आप इसको अप्लाई करें। हर ब्रांच के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट होता है, पहले आपने सिर्फ इन्फॉर्म करना है और वो खुद इन्फॉर्म कर देते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी है। जैसे इस साल ओरिएंटल इंश्योरेंस है, अगले साल भी शायद वो होगी, अगला जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपने सिर्फ इन्फॉर्म करना है ऑनलाइन। बाकी ये साहब हो गया, ये उनका अकाउंट नंबर था, डीएसपी अकाउंट होना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज व्हाई रिपीटिंगली सेइंग। और अगर ब्रांच में चले जाएं, वहां से इन्फॉर्म कर दें। 1 पेजर जो है वो आपका हमारा वो नेट पे भी है, वो पूरा जो है वो पीबीयू साइट पे भी है। और नहीं हो तो रोज हमारे को आप कॉल करें।
ब्रांच में जाने के बाद ब्रांच की जिम्मेवारी है कि वो आगे उसको भेज देते हैं और आगे आपको गाइड कर देंगे। उसके 3-4 राइट। कागज होते हैं। लास्ट कागज मिलने के बाद, कागज क्या होते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, फाउल प्ले नहीं, फाउल प्ले मीन्स खुद का नहीं हार्म होना चाहिए। अगर वाइफ, 2-3 दिन पहले मुझे एक केस आया कि वाइफ ने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, उसको भी क्लेम मिलेगा। फाउल प्ले में किसी और ने किया है तो मर्डर मिलेगा, सुइसाइड होगा, शराब पी के गाड़ी चलाया है तो नहीं मिलेगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉमिनी सही होना चाहिए। और ये करके आपका जो है ब्रांच में आपने बता देना है, आगे एक रास्ता बता देंगे। यहीं पर सर ने एक बहुत अच्छी राइट। चीज़ ये की है। मैं चाहता हूं कि हम सब ये जाने, पूरे देश में एक मोबाइल पे ऐप है, पाई असिस्ट, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस असिस्ट, उसकी असिस्टेंस। आप पूरे देश में अपने क्लेम का स्टेटस, ये हमने बनवाई है 2-1.5 साल पहले, क्योंकि इतनी कॉल्स आती थी कि सर मेरे क्लेम का हुआ क्या। तो आप उस मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हो कि आपका क्लेम का स्टेटस क्या है, आपको क्या डॉक्यूमेंट राइट। भेजना है, क्या कमी है, इत्यादि इत्यादि। बेसिकली ब्रांच में ओके। जाएं तो आप अपना करें। दूसरी चीज जो मैंने कही, ओके। डेबिट कार्ड का इंश्योरेंस ना भूलें। अगर आपने गोल्ड कार्ड ले लिया है, लें, पहले सिल्वर में कोई इंश्योरेंस नहीं होती थी, इसमें गोल्ड पे जाएं, 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस अलग क्लेम करें। और वो पक्का जो है, मैं अगर कंपेयर करता हूँ डेटा कि कितने एक्सीडेंट इंश्योरेंस हुई और कितने डेबिट कार्ड इंश्योरेंस हुई, तो दोनों में कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि दोनों का प्रोसीजर अलग है। वो भी ब्रांच आपको बताएगी। हमने सब ब्रांचेस में ये प्रोसीजर बांटा हुआ है, बताया हुआ है कि आपने करना क्या है। यस सर। राइट। मेरा दूसरा एक सवाल, सवाल नहीं है, मेरा एक ये प्रस्ताव है। क्या ये डिफेंस सैलरी पैकेज में हेल्थ इंश्योरेंस भी जोड़ दिया दिया सकता है? क्योंकि जैसे आपको पता है, ईसीएचएस में कवर तो होता ही है, हर एक जवान के लिए कवर होता है, फैमिली के लिए भी कवर होता है, पर ईसीएचएस के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। बहुत बार हमें बाहर जाके इंश्योरेंस लेना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस। क्या एसबीआई भी ये हेल्थ इंश्योरेंस लागू कर सकता है एज पार्ट ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज, चाहे कुछ हमें कंट्रीब्यूट क्यों ना करना पड़े? यस, जो आपने बोला सर एंड में, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग, कि थोड़ी सी एक हेल्थ बेनिफिशियल हेल्थ इंश्योरेंस हमारे को हम इंट्रोड्यूस कर सकें ऑन पेमेंट ऑफ ए नॉमिनल और ए बेनेवलेंट प्रीमियम। फ्री तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई हैव सीन दी या फ्री कॉस्ट तो बेनिफिट नहीं। एनालिसिस, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कितनी कब हो पाती है अभी ज्ञान नहीं है। आई हैव रिक्वेस्टेड द एजी, एक्चुअली कई चीज़ें एज एडवाइजर्स हम आर्मी में बताते हैं कि आप बैंक को फोर्स करो ये करने के लिए, तो विच हमें तो दोनों में ब्रिज बनाना है। तो हम समझते हैं जो शंकर सर कह रहे हैं, ये भी इंट्रोड्यूस करेंगे। यही नहीं सर, आपने ये बात पूछी तो अभी आई एम ट्राइंग फॉर वन मोर थिंग। हमारे जवान जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं 38-40 साल में, और वो घर चले जाते हैं। हमारी इंश्योरेंस जो 50 लाख है, वो अचानक जो है वो पहले 5 लाख होती थी, लास्ट ईयर से अभी 7.5 लाख हो गई जिंदगी की। और ये सब पेमेंट पे है, फ्री नहीं है। सो जिंदगी की जिम्मेवारियां आपके चेहरे पे आगे आके स्नोबॉल होती हैं। तो फिर हमने एक एसबीआई लाइफ के साथ, जो कि अलग कंपनी है बट एसबीआई का लोगों के साथ चलती है, तो फिर जो है हमने एक कोशिश कर रहे हैं एजीआईएफ के साथ मिलके कि एक ऐसी स्कीम बनाई जाए ताकि जो है हमारे सैनिकों की जो इंश्योरेंस 7.5 लाख हो जाती है, उसको बढ़ा के शायद 20 लाख कर सकें, 25 लाख कर सकें, एंड ए सिमिलर प्रीमियम। दिस ऑल्सो वी आर ट्राइंग। ऑफिसर्स के लिए जो पहले 1 करोड़ इंश्योरेंस होती है, वो सडनली 10 लाख थी, अभी 15 लाख हो गई है। लेकिन उनका इतना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे ऑल रिटायर बियॉन्डली, जनरली बियॉन्ड 58, बिकॉज और या 60 के बाद में होते हैं। सो ऑफिसर्स के लिए नॉट दैट क्रिटिकल। फॉर मेन आई एम ट्राइंग। तो ये सब दोनों चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस सर। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आपने इतना अच्छा तरीके से डिफेंस सैलरी पैकेज में क्या प्रावधान है आपने उसको बताया। स्पर्श जो एक नया चीज है, मेरे ख्याल में नया मुसीबत है बहुत लोगों के लिए। जिस तरीके से आप जिस नजरिए से देख सकते हो, वो आपने अच्छा बताया। और एसबीआई किस तरीके से आउटरीच है इनका, ये भी आपने बताया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मेरे को पूरा यकीन है हमारे जवान जो ये वीडियो देखेंगे उनको बहुत फायदामंद होगा। मैंने अपना थ्रू डीजीआरटी और बाकी डायरेक्टर जनरल्स के जरिए आई एम गोइंग टू गिव दिस लिंक टू एवरीवन।
मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप ये जो वीडियो का लिंक जो है वो अभी जब जहां भी आप जाते हैं जवानों को दीजिए, क्योंकि जो भी आपने आज बोला है वो आज के लिए नहीं है, ये कल के लिए भी है, परसों के लिए भी और नर्सों भी रहेगा, right? Absolutely. So thanks a lot, and so happy to have you on the show, and I'm looking forward to the next you know round of interaction we can have. Goodbye and Jai Hind.